में आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से करा रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर कि जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो आपको भी उतना ही मज़ा आएगा, बिकॉज़ हम इनको मुख्तलिफ़ औकात में टेलीविज़न पे मुख्तलिफ़ रोल्स के अंदर देखते रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इनके बारे में, इनके काम के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आइए मिलते हैं आपके फेवरेट टीवी होस्ट से, अवैस मंगलवाला जी। अवैस, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल। अवैस, जब आज मैं आपसे बात करने के लिए तैयारी कर रही थी तो मेरे एक कॉलीग ने मुझे कहा कि ये ज़रूर पूछिएगा कि अवैस जो हैं वो मंगल वाले रोज़ पैदा हुए थे। नहीं, मैं मंगल वाले रोज़ पैदा नहीं हुआ था, मैं जुमेरात वाले रोज़ पैदा हुआ था। लेकिन बीइंग अ मेमन हमारे साथ ये होता है कि चूँकि मेमन्स में कॉमन नेम बहुत होते हैं, मतलब आप किसी मेमन मोहल्ले में जाएं और वहाँ पर आवाज़ लगाएं अब्दुल गफ़ूर की तो कोई 45 अब्दुल गफ़ूर निकल आएंगे। तो अब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि जब बात हो रही है तो किस अब्दुल गफ़ूर की बात हो रही है। तो हर एक के साथ एक सरनेम अटैच्ड होता है और वो सरनेम उसके कोई फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री, एरिया जहाँ से वो माइग्रेट करके आए हैं, मुख्तलिफ़ बुनियादों पर जो है वो ये सिलसिला होता है कि आपके साथ कोई ना कोई सरनेम अटैच्ड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने बड़े डाइवर्स किस्म के रोल्स के अंदर ज़िंदगी गुजारी है और मैं थोड़ा सा जब आपके ऊपर स्टडी कर रही थी तो पता ये चला कि आपकी डिग्री, आपका बैकग्राउंड इज़ प्योरली बिज़नेस एंड कंप्यूटर्स और ये वो सारा। तो फिर मीडिया कैसे? वो जैक ऑफ ऑल कह लें आसान अल्फाज में उसको हम। लेकिन ये कि मीडिया का शौक़ हमेशा से ही था, बचपन से ही। आप जब मैं टेलीविज़न देखता था तो ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती थी। और फिर मैंने जब अपने वालिद साहब से जिक्र किया 8वीं 9वीं क्लास में कि भाई मुझे इसमें कुछ करना है, तो फिर उन्होंने जो अल्फाज कहे वो हम नहीं कह सकते हम कि क्या अल्फाज हैं, ठीक। उन्होंने कहा भाई देखो, मतलब हम मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तुम बैंक में चले जाओ, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओ, कोई दुकान खोल लो, कोई काम कर लो, ये सारी चीज़ें हैं, कोई जॉब कर लो, ये चीज़। बट मीडिया का चूँकि ऑब्वियसली किसी को ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई हिस्ट्री थी, ना कोई उस वक्त कोई करियर गाइडेंस थी, कुछ ऐसी। तो उन्होंने कहा यार इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बात उनकी बिल्कुल भी सही थी। तो फिर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें करने लगा। मैंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेस में कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गया वो। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन द आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये वो। फिर लकीली और अनलकीली आई लैंडेड इन बैंकिंग, तो फिर मैंने एमबीए कर लिया फाइनेंस और बैंकिंग में। वो सारी चीज़ें होती गई, अच्छे तरीके से होती गई। और फिर उसके बाद बैंक में 2-3 साल काम करने के बाद आई वाज लाइक कि यार मैं ये कर क्या रहा हूँ, मुझे करना कुछ और है। चीज़ें सारी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बट वो जो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है वो नहीं होती। तो फिर मैंने ज्वाइन किया नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और आप सोच सकती हैं कि क्या उस वक्त हंगामा हुआ होगा कि एक ऐसा लड़का जो कि अच्छे तरीके से अच्छे पैसे कमा रहा हो, उसकी शादी के ख्वाब देखे जा रहे हों और वो ये काम करना शुरू कर दे। तो आई जॉइंड नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वहाँ पे मैंने थिएटर पढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ फिर वो डॉन न्यूज़ में कुछ जॉब्स आई हुई थी, तो वहाँ पर मैं गया। तो बिज़नेस डेस्क पर लकीली बिकॉज ऑफ माई एमबीए बैकग्राउंड एंड थोड़ा तजर्बा मीडिया का, कुछ चीज़ें छोटी मोटी करता रहा था मैं, तो आई लैंडेड देयर और बस फिर उसके बाद मीडिया ही हो गया। वैसे मुझे ये बताइए कि एक आप बहुत पॉपुलर मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे हैं, को होस्ट कर रहे हैं, और हाँ, को होस्ट करना ज़रूरी है, देखिए वरना मसला हो जाएगा। सबसे आगे। और बहुत सारे लोग बहुत शौक़ से इस प्रोग्राम को इसलिए देखते हैं बिकॉज़ इसके अंदर बहुत संजीदा टॉपिक्स को बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बयान किया जा रहा होता है। बट इम्प्रेशन मुझे कई दफ़ा लोगों से ये मिलता है कि हाँ जी, शायद मॉर्निंग शो को होस्ट करना तो बहुत ही आसान काम है, वहाँ काम तो कुछ होता नहीं, आपने गपशप लगानी होती है, सो यू रियली डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। आप मुझे सच सच बताइए, क्या ऐसा ही होता है? जो शख्स ये समझता है कि मॉर्निंग शो में कोई काम नहीं होता और गपशप लगानी होती है, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि वो आएँ और 1 हफ़्ता नहीं 2 दिन गुजारें उस रोल में जो काम कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम यही सवाल उनसे दोबारा कर लेंगे। उनको पता लग जाएगा कि भाई ये क्या है। हमारा जो दिन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 7 बजे। 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, 8 से 10 तक प्रिपरेशन है, 9:30 तक, 9:30 से 10 बजे तक जो प्रिपरेशन होती है वो कपड़ों की और मेकअप की होती है। 10 से 12 आपने शो करना होता है। तो आप सोचिए कि अगर आपने 2 घंटे बोलना है, फजूल बोलना है, तो फिर आप आराम से बोल सकते हैं, लेकिन 2 घंटे बोलने के लिए आपको पढ़ना कितना पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स, 7 to 8 डिफरेंट सेगमेंट्स, 7 to 8 डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पीपल, पॉलिटिक्स भी, सोशल भी, स्पोर्ट्स भी, उसके अंदर मतलब हर चीज़ आ जाती है, हेल्थ भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो सबके बारे में पढ़ना पड़ता है।
हर एक के बारे में ये सोचना पड़ता है कि किस गेस्ट को हमने लेना है, उससे क्या बात करनी है, क्या स्क्रिप्ट होगा, क्या सवाल होंगे, लोगों को लाइनअप्स करना, ये वो, सो इट कंज्यूम्स यू, आपका पूरा दिन उसमें लग जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने करियर जो आपका टीवी का है वो कैमरे के पीछे से शुरू किया एज प्रोड्यूसर, राइटर, प्रोड्यूसर। ये शिफ्ट कब आया था, कब आपने रियलाइज़ किया कि नहीं कैमरे के पीछे रह के मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मुझे आना है, नज़र आना है स्क्रीन पे? खुद नुमाई का शौक़ तो हर सबको होता है, वो भी था बचपन में। वो जब हमारी कम्युनिटी में जो है वो बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके अंदर टैबलोज़ में, ड्रामाज़ में हिस्सा लेना और फिर तालियां लेना लोगों की, वो एक चीज़ थी। तो मुझे पता था कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद जब मैंने थिएटर करना शुरू किया, प्रॉपर्ली फॉर्मल थिएटर पढ़ के, और वो करना शुरू किया, तो वो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा होना लगा। बट चूँकि स्क्रीन पर आना ये एक बड़ा, बहुत मतलब लकी लोग होते हैं जो आते हैं, ये हर एक के लिए नहीं होता, उसमें किस्मत का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो शुरू जब मैंने किया तो प्रोडक्शन से किया, कभी कर तो लो, शुरू करो और फिर रास्ता निकलता रहेगा, बहते पानी की तरह हम रास्ता निकालते रहेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ करता रहा, डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रेजेंट करता रहा, कुछ थोड़ी न्यूज़ पढ़ दी, तो इस तरीके से कुछ क्लिप्स बना लिए, कुछ चीज़ें करता रहा, और फाइनली आई गॉट द बिग ब्रेक विथ हम न्यूज़ का ये वाला जो मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका एक हम थोड़ा सा पीछे अगर ले जाएं आपको, तो आपने एक प्रोग्राम को किया, कराची मेरा है। बिल्कुल। वैसे तो पूरा पाकिस्तान आपका है, बट ये आइडिया क्या था और क्यों आया आपको, और रिस्पांस कैसा रहा इसका? अच्छा, इसका सिलसिला ये था कि उस वक्त मैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर काम कर रहा था, और एक्सप्रेस वांटेड टू एक्सप्लोर कि अगर हम सिर्फ कराची सेंट्रिक कुछ प्रोग्रामिंग करें तो वो कैसी हो सकती है। तो उस वक्त ये एक्सप्रेस की जो मेन जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इस तरह का हम कोई प्रोग्राम करते हैं। तो फिर उसके लिए उन्होंने मुझे चुना कि आप इसको करें। तो उसमें आइडिया मेरा नहीं था, बट ये कि एग्जीक्यूट उसको मैंने एज अ होस्ट किया था, और बुनियादी चीज़ उसके अंदर यही थी कि हम कराची को एक्सप्लोर करें। तो नाम जब रख रहे थे सोचा कि क्या रखें, तो फिर मैंने आइडिया दिया कि ये रख सकते हैं कि कराची मेरा है, क्योंकि कराची जो है वो हर एक को अपने अंदर समो लेता है और सब को कराची जगह देता है अपने दिल में। लेकिन कराची की हालत ऐसी है कि हम कहते हैं कि कराची को शायद किसी ने ओन ही नहीं किया, तो चलिए मैं ये कहता हूँ कि कराची मेरा है। एक और आपका बहुत पॉपुलर टीवी प्रोग्राम जो एक्सप्रेस से आपने किया, कहाँ से नाम मुआफ, मैं देख रही थी कि उसमें आपने अपनी एक्टिंग के पोटेंशियल को हर तरह से इस्तेमाल किया, और हर कैरेक्टर के अंदर आप गए। बहुत मज़ा आया मुझे देखकर। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? और बहुत आपने संजीदा सब्जेक्ट्स को बड़े लाइटली प्रेजेंट किया। सो व्हाट वाज द फीडबैक? अच्छा, उसका वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो मेरे दिल के सबसे करीब है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ वो सबसे करीब रहेगा। उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये कि वो हमने शुरू किया था रमज़ान में, तो एक्सप्रेस के प्रोग्रामिंग लीड जो थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई रमज़ान में हम कुछ वैसे तो नहीं कर रहे ट्रांसमिशन, 2-4 मिनट की अगर कोई चीज़ तुम करना चाहो तो कर लो भाई। 2-4 मिनट में क्या कर सकता हूँ, ये किस तरह की बात है भाई, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बजट, अच्छा बजट भी कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है। तो फिर खैर सोच समझ कर कुछ सोचा, कुछ इधर उधर से कुछ चीज़ें देखी, तो ये आइडिया आया कि अच्छा चलो ये करते हैं इस तरह की चीज़। एक्टिंग का बैकग्राउंड था, ट्रेनिंग थी वो सारी, तो वो चीज़ तो मैंने सोचा कि कर ली जाएगी। फिर कुछ लिखना शुरू किया उसको। आइडिया ये था कि हम अपने रिलीजियस इश्यूज़ को, सोशल इश्यूज़ को, वो चीज़ें जो हमारे दिल के करीब हैं, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन बात कभी कर नहीं पाते, कुछ डर की वजह से, कुछ खौफ की वजह से, कुछ ये सोच कर के लोग पता नहीं क्या कहेंगे, और उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं होता है। तो सोचा कि चलो ये करके देखते हैं। और जब हमने वो किया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो चीज़ मैं प्रेजेंट कर रहा था वो लोगों के दिल की आवाज़ थी। लोग वही चीज़ सोच रहे थे अपने रिलीजन के हवाले से, हमारे क्या रवैये और हमने रिलीजन को बना क्या दिया है, सेक्युलर्स का और रिलीजियस लोगों का एक तज़ाद क्या होता है, हम सबके अंदर मुख्तलिफ बुराइयाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। और मेरा हमेशा से ज़िंदगी का नज़रिया ये रहा है कि भाई ईज़ी गोइंग रहो, ज़िंदगी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल बात भी आप लोगों को मिज़ाह के तरीके से, प्यार मोहब्बत से ईज़िली आप लोगों से बात करेंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वरना जो सब्जेक्ट्स हमने उसके अंदर डिस्कस किए हैं, अगर वो हार्डकोर या नॉर्मल तरीके से डिस्कस होते तो मैं आज शायद यहाँ नहीं होता, मैं बिल्कुल उठा लेता। क्या रिलीजियस सेक्टर की तरफ से उसका क्या रिएक्शन क्या आया था? मेरी उसके बाद ऐसे
टॉप रिलीजियस लोगों से मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने कहा कि हाँ वाकई ये बहुत अच्छा है, और आपने हम पर भी जो तनकीद की है वो भी बिल्कुल सही है। और अच्छा, उसके अंदर हम बैलेंस रखते थे ना, जो मतलब जो रिलीजन के बहुत ज़्यादा करीब तबका है उस पर भी बात होती थी, जो दूर है उस पर भी बात होती थी, हर एक के बारे में हमने बात की, तो सबको वो पसंद आया। तो इस वजह से मुझे तो बड़ा अच्छा वो फीडबैक मिला। वैसे मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा आपके लिए जो आप करना चाहोगे इन द कमिंग ईयर्स? बिकॉज देखें, आई अंडरस्टैंड कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ सुबह आप खड़े होकर लाखों लोगों से बातचीत करते हैं, सो आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो हो रहा है, बट आपकी प्रॉबेबली वो बहुत एक्सप्लिसिटली आप नहीं कर पा रहे होते। तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है आपके माइंड में जो मैं ये करना चाहूँगा? अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है ना हम न्यूज़ का, और ये जो 2 घंटे रोज़ाना लोगों से बात करना है, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लेटफॉर्म होता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ आप कहेंगे और लोगों पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका फीडबैक क्या आएगा, ये बड़ा अहम चीज़ है। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना पॉजिटिव इसके अंदर हम लोगों को बता सकें, बातें वो करें हम। ज़ाहिर नेगेटिविटी भी है, जो चीज़ गलत है उसको आपने बताना होगा कि हाँ ये चीज़ सही नहीं हो रही, बट अल्टीमेटली माई फाइनल थिंग वुड बी कि एक तो सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। डिजिटल मीडिया जो है उसके ऊपर चीज़ों को क्रिएट करना, डिसेमिनेट करना बहुत आसान हो गया है, और जितनी एफ़र्ट एक मीडिया हाउस को बनाने में पहले लगती थी अब उसकी शायद 10% भी ना लगती हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े सही मीडिया हाउसेस भी और वो फेक न्यूज़ वाले मीडिया हाउसेस भी बन गए हैं और चल भी रहे हैं, ऐसे वैसे चल रहे हैं। पूरा EU डिसइंफो ऐप वाला जो केस था वो सब उसी पे था। सो आई वुड वांट टू इस्टेब्लिश अ प्रॉपर प्योर मीडिया हाउस जो कि डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर रहा हो, और वहाँ से जो है वो हम जो मेरा एम है उसको पूरा करने की तरफ जाएं। सो इट वोंट बी अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इट विल बी an organization which creates different projects जो कि मेरे एम और विजन से और थोड़ा सा एग्जैक्टली अच्छा। और लाइटर मोड पर, ठीक है, जिंदगी लाइटर मोड पे गुजारनी चाहिए। तो जब आपके अंदर एक्टिंग का इतना पोटेंशियल है तो आपने एक्टिंग को परस्यू क्यों नहीं? हाँ, ये बड़ा एक वो सवाल है, बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया। थिएटर मैंने बहुत किया, और जब नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं पढ़ रहा था तो हमारे असातिज़ा से अमीउद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, अरशद महमूद साहब, लेजेंड्स ना, खालिद अहमद साहब, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सिखाया। और जब उन्होंने कहा कि हाँ तुम ओवैस अच्छी अदाकारी कर लेते हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ ठीक है, जब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है तो फिर है। लेकिन वो मैं न्यूज़ में ही शुरू से ही डॉन न्यूज़ में आ गया था, एंड आई एंजॉयड, आई थॉट दिस इज़ मीनिंगफुल स्टफ, दिस इज़ गुड वर्क, दिस इज़ समथिंग कि जिसके साथ दुनिया में डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो उसमें मुझे मज़ा आने लगा। और फिर एक्टिंग में ये था कि टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा थी। फिर उसमें ये होता है कि आपको कभी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे, तो फैमिली की एक ऑब्लिगेशंस होती हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि भाई ये सेफ सिक्योर ये सही चल रहा है, इसी को करते रहो। तो अब मैं भी अब हो सकता है कि कुछ करें। आपने फैमिली का जिक्र उठाया ही है तो थोड़ा सा बताइए हमें कि क्या फैमिली किस तरह से मैनेज कर रही है? बिकॉज आई बिलीव कि दे आर इन कराची। एग्जैक्टली, लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी है ये। अच्छा, सही। एक बेगम, 3 बच्चे, एक अम्मी एक अब्बू, ये है सारा मामला। और दे आर ऑल इन कराची, आई एम इस्लामाबाद, बिकॉज माई वाइफ इज़ वर्किंग देयर। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो अपना अच्छा भला एक काम जो वो कर रही हैं वो छोड़ें, और वो भी नहीं चाहती हैं। अच्छी भली एक एजुकेशन चल रही है, कराची का एक अलग लाइफस्टाइल है, तो वो है। और फिर वो क्या कहते हैं, वो ज़िक्र माश, पापी पेट की खातिर इंसान क्या क्या कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। तो आई एम इन इस्लामाबाद, देयर इन कराची, बट ये कि हम ज़ाहिर है वो फिर मूविंग बैक एंड फोर्थ वाला सिलसिला होता रहता है। तो ये ऐसे चल रहा है ये। मुझे ये बताइए कि डू यू एवर गेट बोर्ड कि जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे इसमें अब मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। स्पेशली अगर इस मॉर्निंग शो की बात करें, तो रोज़ाना इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, हर रोज़ कोई ना कोई नई बात करने के लिए होती है, और इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतनी पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी भी इतनी ज़्यादा है कि बोरियत तो नहीं हुई कम से कम मुझे। और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत कम लोगों को मिली है कि 1-2 घंटे रोज़ाना लोगों से आकर बात करें, कौम से खिताब करें, सब कुछ करें।
तो इस पर बोर होना भी नहीं चाहिए और नाशुक्री भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा मेरे शो में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो आप बहुत एंजॉय करते हो करना? मुझे लोगों से मिलना और बात करना ऑन स्क्रीन बड़ा अच्छा लगता है। वैसे आई एम एन इंट्रोवर्ट मुकम्मल तौर पे, मैं बड़ा मुश्किल होती है मैं नए लोगों से मिलूं, और शायद इस एज में ज़रा मुश्किल हो भी जाता है ना कि आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, आपकी दोस्तियां बन चुकी होती हैं, सब कुछ हो चुका होता है। बट आई लाइक इंटरव्यूइंग पीपल के जब आप उनसे उनके बारे में जानते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बायोग्राफीज़ वगैरह भी ज़्यादा पढ़ रहा होता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। सो आई लाइक द मेन जो पॉलिटिकल, जब आप लोगों से मिल रहे होते हैं, या फिर वो लोग जिनको हम ह्यूमन स्टोरीज़ कहते हैं, ऐसे ऐसे नादिर रोज़गार लोग हैं यहाँ पर, और वो क्या क्या कमाल काम कर रहे हैं। वो लोग जो कि नज़र भी नहीं आ रहे होते आम तौर पर, लेकिन जब उन्हें ढूंढकर आप लेकर आते हैं तो फिर वो इंस्पायर करते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको आप जब आप मिलते हैं तो आप कहते हैं वाह भाई ये कमाल पर्सनालिटी है। जैसे फॉर इंस्टेंस अब जावेद नियाज़ साहब का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि यार वाकई ये तो लेजेंड है ना। उनसे मिलने का एक अलग मज़ा होता है, उनसे जानने का, सीखने का वो एक अलग मज़ा होता है। कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे, वो लोग जो एस्पायर करते हैं, जो आप लोगों को रोल मॉडल्स के तौर पर देखते हैं, वुड यू एनकरेज देम कि वो भी मीडिया की तरफ रुझान लगाएं, या ये पोटेंशियल है कि जी आप रोज़गार कमा पाएंगे अगर आप मीडिया में आएंगे? अच्छा, इस काम का जो अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा है, ग्लैमर बहुत ज़्यादा है। आप ऑन स्क्रीन किसी को देखते हैं ना, आप कहते हैं वाह 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 ये तो कमाल पर्सनालिटी है। लेकिन एक बात ये याद रखें कि हम भी उतने ही इंसान हैं जितने आप लोग इंसान हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। हमारे बारे में लोग तस्वुर कर लेते हैं अरे वाह 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 ये तो भाई कमाल शख्सियात है ना, इनके तो बस ये तो परफेक्शन के करीब है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी बड़े आम नॉर्मल इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, सही बातें करते हैं। मीडिया जो है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन अब टेलीविज़न मीडिया जो है वो एक यूँ कह लीजिए कि अब वो डाउनफॉल का शिकार है, क्योंकि डिजिटल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है। सो मतलब माने वी आर द लास्ट जनरेशन जो टीवी देख रहे हैं Probably, और स्मार्ट टीवी सब लोग देख रहे हैं, तो वो अपने तौर पर देख रहे हैं, जो कंटेंट डिजिटल से आ रहा है वो कंज्यूम हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर डिजिटल, और उसके ऊपर आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करने में भी वक्त कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगी, लेकिन उसमें कंपटीशन उतना ही टफ है। मतलब मैं अगर अपने कंपटीशन की बात करूं तो 10-15 चैनल्स हैं, उनसे मेरा कंपटीशन है, लेकिन डिजिटल पर अगर मैं होऊंगा तो फिर तो मेरा हज़ारों लाखों से कंपटीशन है। सो दैट इज़ टफ, यू नीड टू बी मोर एग्रेसिव, मोर क्रिएटिव, मोर हार्ड वर्किंग। बट यही मीडिया है जो तब्दील कर सकता है दुनिया को, अगर आप इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। तो आई वुड इनकरेज एनीवन कि ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। कोई ऐसी चीज़ जो कि नहीं जानते लोग अभी तक आपके बारे में? मेरे बारे में अब क्या लोग नहीं जानते, ये ज़रा मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि ये लोग बता सकते हैं कि वो क्या नहीं जानते। शायद मेरी फैमिली लाइफ के बारे में इतना लोगों को नहीं पता। मतलब मैंने जब अपनी इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली की तस्वीर डाली तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, अच्छा ये इनकी शादी हुई है? हाँ जी बिल्कुल। मैं आई एम अ फैमिली मैन, और मैं इसीलिए आज देखें मेकअप करके नहीं आया हूँ, तो ये दाढ़ी के वो जो सफ़ेद बाल है ना वो भी नज़र आए लोगों को कि हमने मेकअप किया हुआ होता है। हम बड़े लीपा पोती करके टेलीविज़न पर आपके सामने होते हैं, तो सेज का भी अंदाज़ा नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। तो ये चीज़ें हैं, और बस सिर्फ यही है कि जो हम टेलीविज़न पर नज़र आ रहे होते हैं, हम आधे वो होते हैं, आधे कुछ और होते हैं। तो बस हमारे लिए दुआ करें कि हम अच्छा काम करते रहें और पॉजिटिविटी के साथ अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त बनाए रखे। दैट्स इट, सिंपल। थैंक यू अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया आपसे गपशप लगाकर, और आई बिलीव कि हमारे नाज़रीन को भी ये एपिसोड देख के बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज़ जैसे अवैस ने कहा कि जो पर्दे पे नज़र आता है वो इनकी आधी पर्सनैलिटी होती है, जो बाकी की आधी पर्सनैलिटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए इसी तरह के प्रोग्राम्स में हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बाहर निकलवा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पसंद करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।